अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हम उस चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और आज जो है वो हम लोग फिल्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन बेसिकली वो प्रोसेस है थ्रू विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वो जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो या तो ब्लड प्रेशर हो सकता है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर प्रेशर है। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने टर्गर की बात की थी। टर्गर के रेफरेंस से एक बात यहाँ लिखी हुई है, द टर्गर ऑफ द सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स। ठीक है, तो टारगर जो है बेसिकली क्या करता है, जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं उनकी शेप मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा सॉफ्ट पोर्शंस जो ट्रीज़ के और श्रब्स के हैं उनकी भी जो शेप है वो मेंटेन करवाता है। हमने बात की थी ना, टारगर बेसिकली प्रेशर है सेल वॉल पे लग रहा है, उसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रह रही है। तो सेल की शेप मेंटेन रहेगी तो अल्टीमेटली जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं उनकी शेप मेंटेन रहेगी। Here is the diagram filtration through the cell membrane of capillary wall। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर की तरफ मूव करके जा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और ये हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अब क्योंकि ये मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन की वो एनर्जी यूज़ करती हैं और वो मॉलिक्यूल को मूव कराती हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द मेम्ब्रेन्स ऑफ द नर्व सेल्स, उनमें कैरियर प्रोटीन्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। रेस्टिंग जब होता है यानी कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती तो रेस्टिंग स्टेज में जो नर्व सेल है ये पंप जो है ये मेंटेन करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर वाली साइड पे जो है पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होता है और सोडियम का लेवल बाहर का ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है। अब इस पर्पज़ के लिए जब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है, ठीक है, तो पंप जो है वो क्या करता है, एक्टिवली मूव कराता है सोडियम को आउटसाइड दी सेल और जहाँ पर ऑलरेडी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन करा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन है तो एनर्जी यूज़ हो रही है, अंदर सोडियम कम है बाहर सोडियम ज़्यादा है, फिर भी सोडियम की मूवमेंट बाहर से जो है अंदर नहीं हो रही, अंदर से बाहर हो रही है। सिमिलरली पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर जो है वो कम है, तो पोटाशियम बाहर से मूव करके अंदर जाता है, अंदर से मूव करके बाहर नहीं आ रहा होता। तो ये क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। अब हमने बात की थी क्योंकि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं, जो एनर्जी यूज़ करती हैं और मूवमेंट कराती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आउटसाइड दी सेल जो है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इनसाइड दी सेल बात करें पोटाशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, लेकिन मूवमेंट फिर भी हमारे पास अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रही है। पोटाशियम जो है वो अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। तो क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन है, लो टू हाई मूवमेंट है, इसलिए इसमें एनर्जी यूज़ होगी और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल जो है वो बल्की मटेरियल्स को अपने अंदर लेकर आता है, सिंपल इंगल्फमेंट करता है बल्की मॉलिक्यूल्स की, बल्की मटेरियल्स की। अभी कैसे इंगल्फमेंट करता है, ये मेम्ब्रेन जो है उसको फोल्ड करता है, उसकी इनफोल्डिंग के थ्रू जो है वो मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, अंदर की तरफ लेकर आता है। अब इसके दो फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास होती है फेगोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग को बोलते हैं, इसमें सॉलिड, ठीक है, या जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनगल्फ करता है। पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड है उनको अपने अंदर लेकर आता है।
फेगोसाइटोसिस जो है, इसमें सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल लेकर आएगा। पिनोसाइटोसिस के अंदर ये लिक्विड लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। In a colony of cells, there are many cells and each cell performs all general functions on its own. Such a group does not get tissue level of organization because cells are not specific and there is no coordination among them. ठीक है, तो ये कॉलोनी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आपको पता है, हमेशा से मैंने जब भी आपको बताया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली सेल वहाँ पे कॉलोनी बनाकर रह तो रहे हैं, बट वो अपनी जो है लाइफ इंडिपेंडेंट जो है गुजार रहे हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो मीन्स इनसाइड। एंडोसाइटोसिस में सेल जो है वो इनगल्फमेंट करता है मटेरियल्स की और अपने अंदर लेकर आता है। एक्सोसाइटोसिस में सेल क्या करता है, जो मटेरियल्स हैं बल्कि मटेरियल्स उनको एक्सपोर्ट करता है, बाहर निकाल देता है सेल के। सो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल्स इज़ एक्सपोर्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास न्यू मेम्ब्रेन ऐड होती है जो रिप्लेस करती है सेल मेम्ब्रेन जो लॉस्ट करता है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, उस मेम्ब्रेन के पार्ट को दोबारा से रिप्लेस कर देती है। अब ये कैसे करती है, आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। तो आप देखें बल्कि मटेरियल आया, वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनफोल्डिंग बनाना शुरू करेगी। उस इनफोल्डिंग को फिर क्या करेगी, अपने जो है उस इनफोल्डिंग के थ्रू जो सेल जो मटेरियल है बल्कि मटेरियल उसको अपने अंदर ले आएगा। आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है, बल्कि मटेरियल है, उसके पास आया, इनफोल्डिंग हुई, उसकी इन्वेजिनेशन हुई और सेल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल के फॉर्म में जो है वो सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस में आप देख सकते हैं बल्कि मटेरियल्स हैं, उनमें वेसिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल बाहर एक्सपोर्ट होंगे, मेम्ब्रेन उनके ऊपर आएगी। ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है वो फिर फ्यूज़ करेगी विद द सेल मेम्ब्रेन और फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या होगा, जो लॉस्ट पार्ट था वो रिगेन हो जाएगा और वो जो मटेरियल है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का। सिंपल हम कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस जो है वो इनगल्फमेंट है मटेरियल्स की, सेल जो है वो अपने अंदर लेकर आता है और एक्सो के थ्रू सेल जो है वो मटेरियल्स को बाहर एक्सपोर्ट करता है। डायग्राम आपने ये लाजमी बनानी सीखनी है, आपको पता होना चाहिए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या है, इनमें डिफरेंस भी समटाइम आ जाता है और इनकी डायग्राम भी जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। Membrane pumps are just carrier proteins that move substances from areas of low concentration to areas of high concentration. Let's look at the sodium-potassium pump to see how it works. Outside the cell, there's a high concentration of sodium ion, or Na+. The brackets represent the word concentration. Inside the cell, there's a high concentration of potassium ion, or K+. The cell has ion channels that will allow these ions to diffuse and reach equilibrium. But the cell doesn't actually want that. It wants to keep a difference in concentration. So the sodium-potassium pump will force more sodium out and more potassium in all the time. Let's see how this works. First, 3 sodium ions from the cytosol bind to the protein, and a phosphate group from ATP breaks off in the carrier protein. This provides energy for the shape of the protein to change, and the sodium ions can be released into the outside of the cell. Now 2 potassium ions will enter the pump, which causes the phosphate to break off and return the pump to its original shape and release the potassium into the cytosol. Again, sodium will diffuse into the cell on its own and potassium will diffuse out. The pump forces the sodium to be outside the cell and the potassium to be inside the cell. Another way that cells do active transport. So here's the animation of endocytosis and exocytosis. अब आप ध्यान से देखें कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है। So you can see the animation. आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड मटेरियल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ रहा है और फिर आप देखें किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करेगी, उसको सराउंड करेगी। एंडोसाइटोसिस की जो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है। इसके अलावा एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी कि अगर वो बैक्टीरियम है या कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह उसको इन्वेजिनेट करके अपनी बॉडी में, वो अपनी सेल अपनी बॉडी में ले आता है, सेल अपने अंदर ले आता है।
अगर वो लिक्विड है तो इट इज़ पिनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड थी तो इट इज़ फेगोसाइटोसिस। और ये है रिसेप्टर मीडिएटेड, ये आपकी बुक में जो है नहीं दी गई और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप देख लें एक दफ़ा इसको। इन शॉर्ट जो जितनी भी हमारे पास ये होगी ना, उसमें वेसिकल की फॉर्म में ही आना है उसने। अब यह एक्सोसाइटोसिस है, सिक्रेटरी वेसिकल है, कोई एक्सपोर्ट करना है तो वो इस तरह एक्सपोर्ट कर देगा। वेसिकल जो है वो जाकर फ्यूज़ करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और देन वो एक्सपोर्ट कर देगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी मैंने एनिमेशन दिखा दी आपको, एंडो और एक्सोसाइटोसिस की भी। आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशंस भी आ सकती हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक्स को वो कंबाइन करके भी दे सकते हैं। काइंडली डायग्राम्स लाजमी करिएगा।